नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप डिकोड को हफ्ते के 7 दिन देख पाएंगे, यानी शनिवार और रविवार को भी आप डिकोड देख पाएंगे। और अब हम हर शनिवार और हर रविवार को पूरे हफ्ते डिकोड में किए गए बेहतरीन विश्लेषण आपको दिखाएंगे। तो इस बार वर्ष 2025 को एक शब्द के लिए हमेशा याद रखा जाएगा और वो शब्द है सीज फायर। इस साल पिछले 6 महीने में सीज फायर शब्द इतनी बार लिखा और सुना गया कि जो लोग इसके बारे में नहीं भी जानते थे वो भी जान गए कि सीज फायर क्या होता है। इस साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक नया नाम और पद दिया जा सकता है और वो है दुनिया के नए मिनिस्टर फॉर सीज फायर। इस हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा करवाई, लेकिन पूरी दुनिया अब भी इस बात पर बड़ी कंफ्यूज है कि इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो जीत गया, इजराइल कहता है कि वो जीता और अमेरिका कहता है कि जीत उसकी भी हुई है। जश्न ईरान में भी मन रहा है जीत का, जश्न इजराइल में भी मन रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी बेहद खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस युद्ध को रुकवाने के बाद अब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार बहुत जल्द मिलने ही वाला है। इसके बाद आपको 50 वर्ष पहले जून 1975 के फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उस समय भारत में वन पार्टी सिस्टम की पूरी तैयारी कर ली गई थी, यानी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें पूरे देश में एक ही पार्टी की सत्ता रहेगी। और अगर ऐसा हो जाता तो आज भारत में भी बिल्कुल चीन जैसी शासन व्यवस्था होती, जहां सिर्फ एक पार्टी का शासन है और जहां ना तो विपक्ष है, ना कोई मजबूत न्यायिक व्यवस्था है और ना ही लोगों के मानव अधिकार है। आज हम आपको ये बताएंगे कि इस इमरजेंसी के दौरान उस जमाने में 25 साल के नरेंद्र मोदी कैसे उस समय गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी बटुकनाथ के वेश में एक व्यापारी बन जाते थे, कभी पगड़ी बांधकर एक सरदार जी बन जाते थे, तो कभी सन्यासी बनकर भक्तों से मिलने के लिए जाते थे और कैसे वो अपनी गुप्त बैठकें करते थे। और आखिर में हम आपको अंतरिक्ष में भारत की शुभ उड़ान दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आज हम उनके एक्सियोम 4 मिशन को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि भारत के गगनयान मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में इस समय जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो ईरान की संसद से आई है। इसे मजलिस ए शूरा भी कहते हैं, जहां आज ईरान की संसद के स्पीकर ने एक प्रस्ताव पेश किया और बताया कि इस युद्ध में ईरान के स्वाभिमान की जीत हुई है। और इसके बाद ईरान की संसद में नारे लगाए गए और नारे थे डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, यानी अमेरिका का भी खात्मा हो और इजराइल का भी खात्मा हो। صلح‌آمیز هسته ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. और वहाँ की संसद ने अमेरिका की आलोचना की है और ये भी कहा है कि ये ईरान के स्वाभिमान की एक जीत है और ईरान कभी भी झुकेगा नहीं। इन तस्वीरों को अगर आप एक बार फिर से देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की संसद से, भारत के विपक्षी नेताओं से ईरान की ये संसद कितनी अलग है। क्या आपने ये कल्पना की है कि जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से और उसके बाद हमारे देश के विपक्षी नेता जो हैं वो लगातार इस पर एक अलग से संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, एक अलग सेशन बुलाने की मांग कर रहे थे इसके ऊपर कि हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, अमेरिका कहता है ईरान हार गया, इजराइल कहता है ईरान हार गया इस युद्ध में, लेकिन आप ईरान के नेताओं का और ईरान के सांसदों का ये जोश देखिए। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कैसे वो अपनी जीत के नारे लगा रहे हैं और कैसे अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए नारे लगा रहे हैं। यहाँ से आप सीखिए कि जब किसी देश में एकता होती है, उसकी संसद में एकता होती है युद्ध लड़ने के लिए, जब देश के दुश्मन
और संसद के दुश्मन, विपक्ष और सत्ता पक्ष के दुश्मन एक ही होते हैं और पूरा देश एकजुटता के साथ अपने दुश्मन से लड़ता है, तो आपको इस प्रकार संसद में एकता दिखाई देती है। ये ईरान की संसद है। बहुत सारे लोग कहते होंगे ईरान हार गया, लेकिन जोश देखिए, ईरान की संसद में जश्न मन रहा है और ईरान की सड़कों पर भी जीत का जश्न मन रहा है। सोचिए, एक तरफ सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर गॉड ब्लेस ईरान लिखा था, जिसका मतलब होता है भगवान ईरान को आशीर्वाद दे, और दूसरी तरफ ईरान अल्लाह का नाम लेकर अपनी संसद में नारे लगा रहा है कि अमेरिका का खात्मा हो। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक युद्ध था जो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन ईरान के लिए यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ये युद्ध अब भी जारी है। और आप ये भी देखिए कि इस सीज फायर से युद्ध पर तो विराम लग सकता है, लेकिन इससे नफरत पर विराम नहीं लग सकता। यह युद्ध का सीज फायर जरूर हो सकता है, लेकिन नफरत का सीज फायर नहीं है। युद्ध रुक गया, लेकिन नफरत जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि इस युद्ध में हर देश अपनी जीत का दावा कर रहा है। ईरान का दावा अभी आपने देख लिया। इजराइल यह कह रहा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है, न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट कर दिया है, इसलिए इस युद्ध में उसकी जीत हुई है क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज आप प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान सुनिए, जो कह रहे हैं कि इजराइल ने इस युद्ध को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जीता है और इजराइल इस युद्ध में विजयी रहा है। אזרחי ישראל היקרים, ב-12 הימים של מבצע עם כלביא השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין. तो आप देखिए, स्थिति बड़ी दिलचस्प है। ईरान भी कह रहा है कि जीत हमारी हुई है, ईरान ये भी कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों से आपको ये लगेगा ही नहीं कि ईरान की कोई हार हुई है या ईरान किसी भी तरीके से कमज़ोर पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के लोग और ख़ामेनी के समर्थक तेहरान में इस जीत का जश्न मना रहे हैं और अमेरिका के खात्मे की बात कर रहे हैं। ईरान जैसा देश ये कह रहा है कि हम अमेरिका को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ आपने देखा, ईरान कहता है हम जीत गए। अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा और हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रहेंगे, ये ईरान अब भी कह रहा है। इजराइल का दावा आपने देख लिया, वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा नष्ट कर दिया है, जीत हमारी हुई है। तो दोनों कह रहे हैं हमारी जीत। अब अमेरिका की देखिए, अमेरिका भी यही कहता है कि इस युद्ध का असली विजेता तो वो है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला न करता तो इस युद्ध में सीज फायर के लिए कभी सहमति न बनती। We not succeeded with that hit. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. तो आप अब देखिए, तीनों ही देश कह रहे हैं कि जीत उसकी हुई है, तीनों की। ईरान भी कहता है कि इस युद्ध में जीत उसकी हुई है। ईरान के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ ईरान की नहीं, इस्लाम धर्म की भी जीत है। तस्वीरें हम आपको पहले दिखा चुके हैं। आज जब ईरान इस सीज फायर को इस्लाम धर्म की जीत बता रहा है, तब आपको यह भी समझना होगा कि ईरान एक मुस्लिम देश है, इजराइल एक यहूदी देश है और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां बहुसंख्यक आबादी ईसाइयों की यानी क्रिश्चियंस की है। ये तीनों वो धर्म हैं जिनकी जड़ें आपस में मिली हुई हैं, लेकिन विचारधारा के कारण इनके बीच न जाने कब से, सैकड़ों वर्षों से ये संघर्ष चला आ रहा है। और ईरान इस युद्ध को भी इसी संघर्ष का यानी धर्म युद्ध का एक हिस्सा मानता है और वो अब भी अमेरिका के खात्मे की दुआएं मांग रहा है और तुला हुआ है कि एक दिन अमेरिका का खात्मा करके मानेगा। ईरान के लिए ये एक धर्म युद्ध है और इजराइल के लिए भी ये एक धर्म युद्ध है।
हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग रहे हैं, अब आप वो देखिए। इस सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को अब पूरी उम्मीद है कि उन्हें वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार से जरूर सम्मानित किया जाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता बडी कार्टर ने उन्हें इसके लिए नामांकित भी किया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का इस युद्ध को रुकवाना एक ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, लेकिन इसके कुछ घंटे के बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था और इसके बाद पाकिस्तान के इस नामांकन पर काफ़ी विवाद हुआ था। असल में धोखा तो पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नोबेल पीस पुरस्कार का, शांति पुरस्कार का नामांकन भी करवा लिया और उसके तुरंत बाद ईरान पर हमला भी कर दिया। हालांकि सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बहुत खुश हैं और इस खुशी को वो ना तो छिपाना चाहते हैं और छिपा पा भी नहीं रहे हैं। ये खुशी छिपाए नहीं छिप रही। आप इन दो तस्वीरों को आज देखिए, जिनमें एक तस्वीर कनाडा में हुए G7 समिट की है, जब युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप काफी परेशान दिख रहे थे और उन्हें इस समिट को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका जाना पड़ा था। और दूसरी तस्वीर जब वो सीज फायर के बाद नेदरलैंड्स में नेटो के वार्षिक समिट में शामिल होने के लिए आए और यहां पर वो काफी मुस्कुरा रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल बदली हुई थी और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप इस सीज फायर से बड़े खुश हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस युद्ध में अमेरिका ने कई बार अपने बयानों को बदला है। जब युद्ध शुरू हुआ तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने इजराइल को ईरान पर हमला करने से मना किया था। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल ही नहीं है और अमेरिका को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तब अमेरिका ने एक बार फिर से बयान बदला और कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए और राष्ट्रपति ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनी को सरेंडर करने के लिए कहा है। जब खामेनी ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से बॉम्ब दाग दिए और बाद में सीज फायर होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया अब गॉड ब्लेस ईरान। यानी इस युद्ध में अमेरिका के बयान हर दिन स्थिति के साथ साथ बदलते रहे और जिस ईरान को वो सरेंडर करने की धमकी दे रहे थे उसी ईरान के लिए आज वो कह रहे हैं गॉड ब्लेस ईरान। सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर के बाद भी ईरान ये कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को जारी रखेगा और इसका कारण ये हो सकता है कि अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर जो बॉम्ब गिराए हैं उनका शायद कम असर हुआ है या ये जो ठिकाने हैं ये नष्ट नहीं हुए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हवाई हमलों का असर काफी सीमित और कम रहा है और इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ बल्कि ये थोड़े बहुत नुकसान के कारण कुछ महीने पीछे खिसका है। हालांकि अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस ने अपने ही पेंटागन की रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, लेकिन पिछले एक दिन के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में खुलकर बताया नहीं जा रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि इस हमले में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट हो ही गया है। उन्होंने माना है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है और ये वो यूरेनियम है जिसमें 60% तक प्योरिटी लाई जा चुकी थी और अगर ये प्योरिटी 90% तक पहुंच जाती तो इस यूरेनियम से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं और शायद यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। इजराइल के खुफिया विभाग ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले बड़ी मात्रा में इस यूरेनियम को किसी और स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। 22 जून को अमेरिका के हमले से 24 घंटे पहले ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट से जो सैटेलाइट तस्वीरें आईं उनमें 16 ट्रक नजर आ रहे थे जिन्हें लेकर अब ऐसा शक है कि शायद इन्हीं ट्रक्स के जरिए ईरान ने अपना यूरेनियम किसी और जगह पर पहले ही भेज दिया था। और अगर ये दावे सही निकलते हैं तो इससे ईरान के लिए इस बार न्यूक्लियर हथियार बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि इस युद्ध से ईरान की जनता ने ये सीख लिया है कि अगर उनके पास
परमाणु हथियार होते तो ईरान पर कोई देश हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाता। यह बात ईरान को समझ में आ गई है। अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ईरान के पास इन हथियारों को बनाने का जो फॉर्मूला है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसे ये देश छीन नहीं सकते। ये बात इजराइल भी जानता है और इसीलिए उसने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को इस युद्ध में मार भी दिया था। इसलिए बड़ी बात यह है कि इस बात पर विवाद हो सकता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो पूरी तरह नष्ट हुए हैं या आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं। अमेरिका तो कहता है कि हमने नष्ट कर दिए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं और ये इस स्थिति में है कि ईरान अब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि मान लीजिए उन्होंने न्यूक्लियर ठिकाने नष्ट भी कर दिए, लेकिन इन न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का जो फॉर्मूला है, इन्हें बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो तो ईरान के पास आ चुकी है और आप उस टेक्नोलॉजी को, उस फॉर्मूले को ईरान से छीन नहीं सकते। और आज नहीं तो कल ईरान फिर से अपने इस न्यूक्लियर कार्यक्रम को शुरू कर देगा। इससे यह बात समझ में आती है, जो आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रख सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका कितना भी नुकसान कर दे, आपका रुपया पैसा लूट लेगा, आपकी नौकरी ले लेगा, आपको तमाम तरह से परेशान कर सकता है, आपका घर ले सकता है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कभी कोई लूट नहीं सकता और इस ज्ञान के आधार पर आप हमेशा अपनी जिंदगी में बाउंस बैक कर सकते हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ये जो ज्ञान है, ये ईरान के पास है और उसे लगता है कि इसी ज्ञान के आधार पर अब वो वापस बाउंस बैक करेगा। अब आप ये देखिए कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। समानताएं दोनों में ये हैं कि दोनों देश अपने अपने मकसद में कामयाब हुए। भारत का मकसद था कि वो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए और उसने 9 आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए और उन्हें नष्ट किया। इजराइल का मकसद था कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाए और उसने 6 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए और वो कहता है कि मैंने नष्ट भी कर दिए। दोनों में अंतर यह है कि जब भारत ने कहा कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा तो इसे शक की नजरों से देखा गया, लेकिन जब इजराइल ने यही बात कही तो उससे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। एक और अंतर यह है कि भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला किया, जबकि इजराइल को इन हमलों में अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। भारत ने यह पूरा ऑपरेशन सिंदूर अपने दम पर चलाया, अपने दम पर यह लड़ाई लड़ी। किसी और देश से हमने ना तो मध्यस्थता करवाई और ना ही किसी और देश से किसी भी प्रकार की कोई मदद ली, लेकिन इजराइल ने यह लड़ाई अमेरिका की मदद से लड़ी है, अकेले नहीं लड़ी। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान को लेकर तरह तरह के बड़े बड़े दावे किए गए। उन्हें पश्चिमी देशों के मीडिया ने बिना पुष्टि के सच भी मान लिया। किसी ने कहा कि भारत के इतने प्लेन नष्ट हो गए, किसी ने कहा इतने फाइटर जेट्स नष्ट हो गए, इतने ठिकाने नष्ट हो गए, बड़ा नुकसान हुआ है भारत का, इसलिए इसे जीत नहीं माना जा सकता। इस जीत के सबूत हमसे मांगे गए। लेकिन जब ईरान ने कहा कि उसने इजराइल के 3 F-35 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है, तो किसी ने इसे सच नहीं माना और यहां पश्चिमी मीडिया इस नुकसान के सबूत इजराइल से नहीं बल्कि ईरान से ही मांगता रहा, जबकि भारत के मामले में इसका उल्टा हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के दावों पर पाकिस्तान से सबूत नहीं मांगे गए, भारत से सबूत मांगे गए। तीसरा, जब भारत ने अपने मकसद में कामयाब होने के बाद सीज फायर किया तो इसे सरेंडर कहा गया। हमारे देश के अपने विपक्षी दल जो हैं वो इसे सरेंडर कहने लगे, लेकिन जब इजराइल ने सीज फायर किया तो इसे शांति का नाम दिया गया और कहा गया कि ये तो शांति की बहाली के लिए किया गया है। इजराइल में कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने सरेंडर कर दिया है, ईरान में कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हमारे देश में जब हमने ये सीज फायर किया, वो भी तब जब पाकिस्तान इसके लिए हमसे गिड़गिड़ाया, तब ये कहा गया कि भारत ने सरेंडर कर दिया। क्या आपको पता है इस शांति की कीमत क्या है? एक अनुमान के मुताबिक 12 दिन के इस युद्ध पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इनमें ईरान का खर्च 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इजराइल का खर्च लगभग इतना ही हो सकता है। और आप ये भी देखिए कि इस सीज फायर ने कितना पैसा खर्च कराया है और ये जो शांति मिली है, ये शांति लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मिली है।
इस शांति की कीमत लाखों करोड़ रुपया है। और ये लाखों करोड़ रुपया खर्च किसने किया, नुकसान किसका हुआ? ईरान का, इजराइल का और कुछ आंशिक रूप से अमेरिका ने भी इस युद्ध में अपना पैसा खर्च किया है, क्योंकि उसने भी एक हमला ईरान पर किया था और यह हमला भी हजारों करोड़ का था। आखिरी अंतर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में ऐसे कई लोगों और यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी हुई थी जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे थे। हमारे देश में पत्रकारों के भेष में यहां ऐसे लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, जो अपने देश को बेच रहे थे, अपनी मातृभूमि को बेच रहे थे, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए या यूट्यूब पर कुछ व्यूज के लिए, हमारे ही अपने देश में। और ये सब अपने आप को पत्रकार बताते थे। इसलिए हम हमेशा तब भी आपको कहते थे कि ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहिए जो पैसा कहीं और से ले रहे हैं और भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग उस समय निकले थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इजराइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी तो दे दी, लेकिन गद्दारी नहीं की। सीज फायर के बाद ईरान ने अपने देश में मोसाद के 3 एजेंट्स को पकड़ लिया और उन्हें फांसी पर लटका दिया, जो ईरान में रहकर ईरान की जासूसी कर रहे थे। और ये इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लिए काम करते थे, उसके ये जासूस थे। ईरान ने इन्हें पकड़ा और तुरंत फांसी पर लटका दिया। युद्ध रुक गया है, लेकिन इस युद्ध से हमने क्या सीखा है और इस युद्ध से किसको क्या मिला है? तो पहली बात यह है कि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा और इसमें ना तो कोई जीता ना कोई हारा। दूसरा, अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उसने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक दिया है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म कर दिया है। इजराइल ने इसी मकसद से इस युद्ध को शुरू किया था और आप कह सकते हैं कि इस मकसद में इजराइल को कामयाबी मिल गई है। जो मकसद, जो लक्ष्य उसने रखा था, वो उस लक्ष्य में कामयाब रहा। चाहे जीत और हार अभी भी एक विवाद का विषय हो सकती है, लेकिन अपने लक्ष्य को उसने हासिल कर लिया। तीसरा, इजराइल ने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 मिलिट्री कमांडर्स और उनकी सेना के चीफ और बड़े बड़े जनरल्स को खत्म कर दिया, जिससे ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनकी सेना की, वो समाप्त हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान इस युद्ध में बुरी तरह से हार ही गया हो। इस युद्ध के बाद भी 86 वर्ष के आयतुल्ला खामनेई ही ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहेंगे और इजराइल खामनेई को हटाने में नाकाम रहा। चौथा, ईरान ने इस युद्ध में यह भी साबित कर दिया कि वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। तो यह एक बहुत बड़ी बात ईरान ने की है जो शायद और कोई नहीं कर पाया। उसकी मिसाइल इजराइल के अलग अलग शहरों में जाकर गिरी हैं और उन्होंने इजराइल का नुकसान किया है। उन्होंने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। इसके अलावा दुनिया भर में इजराइल के जिस आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत छवि बनी हुई थी, सारी दुनिया एयर डोम की तारीफ करती थी। अब उस एयर डोम और एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा और इसकी वजह से इजराइल की छवि को नुकसान पहुंचेगा। और ये जो एयर डोम है उनका एयर डिफेंस सिस्टम, इसके खरीदार दुनिया में अब कम हो जाएंगे। इस एयर डोम के जो फैन थे, जो इसकी बड़ी तारीफ किया करते थे, उन्हें भी एक झटका लगा है। तो एक और बड़ी बात यह है कि इजराइल पूरी दुनिया में कहता था अपनी एयर डोम के बारे में कि हमारा एयर डोम हर प्रकार की मिसाइल से हमारी रक्षा करेगा, लेकिन इस धारणा को ईरान ने तोड़ दिया। पांचवी बात, ईरान और इजराइल दोनों देशों को यह पता चल गया कि कौन उनका सच्चा दोस्त है। ईरान को पाकिस्तान समेत सभी मुस्लिम देशों से सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ स्टेटमेंट मिले, सिर्फ लिप सर्विस मिली और सिर्फ बयानबाजी मिली, जबकि रशिया और चीन ने भी ईरान की ठोस रूप से कोई मदद नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल का पूरा साथ दिया। तो इसलिए जब महाशक्तियों की ये लड़ाई होती है और दुनिया के जो छोटे देश हैं, जब उन्हें ये चुनना होता है कि इस टीम में, दुनिया में 2 टीम बन रही हैं, एक अमेरिका की टीम बन रही है और एक टीम बन रही है चीन और रशिया की। तो जो छोटे देश हैं वो क्या सोचकर किसी टीम को ज्वाइन करते हैं कि अगर हमने रशिया या चाइना को ज्वाइन किया, इनका साथ दिया, तो एक दिन मुसीबत में ये हमारे साथ खड़े होंगे। इसी प्रकार से जो देश अमेरिका के साथ हैं वो सोचते हैं कि एक दिन अगर हम मुसीबत में आए
अगर कोई युद्ध आया, किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। इस मामले में अमेरिका ने सारे नंबर अपने हासिल कर लिए हैं और अमेरिका ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को अकेले नहीं छोड़ता, अपने सहयोगियों की, अपने दोस्तों की मदद करता है, जिस प्रकार से अमेरिका ने इजराइल की मदद की है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जो पक्के दोस्त थे, जो इजराइल के कॉम्पिटिटर्स हैं, रशिया और चीन, उन्होंने ईरान की ऐसी मदद नहीं की जैसी मदद अमेरिका ने इजराइल की। अब हम इमरजेंसी के उस काले अध्याय को आपके लिए डिकोड करेंगे जिसे इस हफ्ते 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी जब इमरजेंसी की बात होती है तो यही बताया जाता है कि उस वक्त देश भर में विपक्षी नेताओं और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिल्मों और अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और लोगों के मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और बड़ी सच्चाई ये भी है कि इस इमरजेंसी के तहत हमारे देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करने की कोशिश हुई थी, जिससे भारत में लोकतंत्र और संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उस समय इमरजेंसी का एक ही उद्देश्य था, भारत में ऐसी शासन व्यवस्था लाना जिसमें सत्ता सिर्फ एक पार्टी के पास रहे और सारे अधिकार और शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी जाए। अगर उस दौर में ये व्यवस्था लागू हो जाती तो हमारा देश भी लोकतांत्रिक रूप से आज वैसा ही होता जैसे आज का चीन है। आज चीन में सिर्फ एक पार्टी का शासन है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और भारत में भी शायद ऐसा ही होता और वो पार्टी होती कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। फर्क बस इतना है कि भारत में इसकी जगह कांग्रेस पार्टी सत्ता के केंद्र में आज होती और बाकी किसी विपक्षी पार्टी का आज कोई वजूद नहीं होता। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि आज मैं अपने साथ कुछ किताबें लेकर आया हूं, आज कुछ दस्तावेज लेकर आया हूं और एक ड्राफ्ट की कॉपी लाया हूं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। इनमें एक पुस्तक का नाम है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। यह पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, ये देखिए, और इसे इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा है। इसमें इमरजेंसी नाम का एक चैप्टर है जिसमें लिखा है कि आपातकाल के वक्त भारत में अधिनायकवादी शासन था, जिसका मतलब होता है सत्ता सिर्फ एक नेता या एक पार्टी के पास सीमित रहेगी। सत्ता का एक नेता या एक पार्टी के पास सीमित हो जाना। उस समय इंदिरा गांधी के शीर्ष नौकरशाहों यानी सरकारी अफसरों और कांग्रेस में इंदिरा गांधी के वफादार और करीबी नेताओं ने देश में राष्ट्रपति शासन की एक नई प्रणाली पर जोर देना शुरू किया। ये वो सिस्टम होता जो सारी कार्यकारी शक्तियों का केंद्रीकरण कर देता और इसमें बाधा डालने वाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक तरीके से साइडलाइन कर देता, और इसमें संसद की ताकत भी बहुत कम हो जाती और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति बना दिया जाता। इमरजेंसी लागू होने के सिर्फ 2.5 महीने के बाद सितंबर 1975 में इंदिरा गांधी के सहयोगी B.K. नेहरू ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के फैसले की जमकर तारीफ की और उन्हें इसका फ़ायदा उठाने का सुझाव दिया। कहा कि आपने इमरजेंसी लगा दी है, आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि उनके पास इस समय 2/3 बहुमत है संसद में, जिससे वो संविधान में कुछ भी बदलाव करके खुद राष्ट्रपति बन सकती हैं और भारत में सारी संवैधानिक शक्तियां, सारी राजनीतिक शक्तियां अब वो अपने पास रख सकती हैं। B.K. नेहरू का यह भी कहना था कि भारत को एक ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है जिसे जनता द्वारा चुना जाए और वो राष्ट्रपति देश की संसद पर निर्भर न रहे। सोचिए, ऐसा राष्ट्रपति जो देश की संसद पर ही निर्भर नहीं है, और यह राष्ट्रपति ऐसा हो जो कठोर हो, अप्रिय और अलोकप्रिय फैसले लेने में भी समर्थ हो। यह मॉडल फ्रांस की शासन व्यवस्था जैसा था जिसमें सारी शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। B.K. नेहरू के इन विचारों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव उस समय के P.N. धर ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वीकार किया और खुद इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस के नेताओं को इन विचारों पर चर्चा करने के लिए कहा। चर्चा करने की इजाजत उन्होंने दे दी।
मैं आपको कुछ पढ़कर बताता हूं। B.K. नेहरू ने लिखा, द इमरजेंसी शुड बी टेकन एडवांटेज ऑफ वाइल इट लास्ट्स। इंदिरा गांधी को सलाह दे रहे हैं कि ये जो आपने लगाई है इमरजेंसी, इसका पूरा फायदा आप उठाइए। आगे इसी किताब में लिखा है कि नेहरू सजेस्टेड अ डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह ने बहुत ही गर्मजोशी से इस विचार का समर्थन किया और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारी बहन इंदिरा गांधी को जीवन भर के लिए प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आज मैं उनका एक बयान की कॉपी लेकर आया हूं, जो उन्होंने बयान दिया था। द मेन पर्पज ऑफ द असेंबली ही टोल्ड मी वुड बी टू मेक बहन जी, वो इंदिरा गांधी को बहन जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, टू मेक बहन जी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी बहन जी इंदिरा गांधी को उम्र भर के लिए आजीवन राष्ट्रपति बना देना चाहिए। तो मैंने अभी आपको शब्दशः उनका बयान पढ़कर बताया और उन्होंने यही कहा कि हटाओ इस चुनावी बकवास को, यह शब्दशः उनका बयान था, हटाओ इस चुनावी बकवास को और हमारी बहन इंदिरा गांधी को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बना दो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इमरजेंसी लगाने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावों में सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए दोषी पाया और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात बहुत आगे की थी। सच ये है कि इस फैसले ने इमरजेंसी को देश में लागू कराया। फ्लैश पॉइंट तो यही था, लेकिन इमरजेंसी लगाने की योजना इससे पहले ही बन चुकी थी। एक और पुस्तक है जिसका नाम है द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री और इसे मशहूर पत्रकार कुमी कपूर ने लिखा है। इसमें वो लिखती हैं कि इमरजेंसी लगने से 6 महीने पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उन्हें देश में इमरजेंसी लगाकर विपक्ष के नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कराने का सुझाव दिया। अब सोचिए, तब तक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला नहीं आया था, उससे पहले ही सिद्धार्थ शंकर रे ने यह चिट्ठी इंदिरा गांधी को लिख दी थी और इमरजेंसी का सुझाव दे दिया था और कह दिया था कि विपक्ष में जितने भी बड़े नेता हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और बाद में इंदिरा गांधी ने किया भी वही। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक मंशा यह भी थी कि देश की सत्ता में कांग्रेस हमेशा के लिए स्थायी हो जाए और इंदिरा गांधी आजीवन भारत की या तो राष्ट्रपति बन जाएं या प्रधानमंत्री बन जाएं। मतलब मंशा यह है कि वो देश की मुखिया बन जाएं, चाहे वो राष्ट्रपति के तौर पर रहें या प्रधानमंत्री के तौर पर रहें, और आजीवन वो इस पद पर रहें। बिना इमरजेंसी लगाए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। और जब इमरजेंसी लागू हुई तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी के प्रति वफादार रहने वाले नेताओं ने उन्हें ऐसा करने का सुझाव दिया, खुशी खुशी दिया, क्योंकि सब इंदिरा गांधी को खुश करना चाहते थे। और इंदिरा गांधी ने भी बड़ा खुश होकर इस पर अपने बाकी नेताओं को विचार विमर्श करने की सहमति दी कि आप लोग बैठिए, कमेटी बनाइए और इस पर विचार कीजिए कि ये कैसे हो सकता है। और इसी विचार को बल देने के लिए दिसंबर 1975 में एक दस्तावेज जारी हुआ जिसका नाम था अ फ्रेश लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे लेकर कुछ सुझाव, सम सजेशंस। आप सोचिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अपने संविधान पर अब हम एक फ्रेश लुक, मतलब संविधान के बारे में दोबारा से पुनर्विचार करेंगे। और उसकी कॉपी भी आज मैं लेकर आया हूं और इसमें प्रमुख रूप से 3 सिफारिशें की गई। पहला, प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सामूहिक जवाबदेही खत्म करना और कानून बनाने, बजट पास करने और अन्य प्रमुख फैसलों में राष्ट्रपति को सर्वोपरि बनाना। दूसरा, संसद की शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां कम कर देना और उसे प्रतीकात्मक यानी सिर्फ दिखावे तक सीमित कर देना, संसद की ऐसी स्थिति कर देना। और तीसरा, सुपीरियर काउंसिल ऑफ जुडिशरी की स्थापना करना, एक नई काउंसिल, सुपीरियर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। और अगर ऐसा हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट और देश भर की हाई कोर्ट इस काउंसिल के अधीन आ जाती और इस काउंसिल का नियंत्रण सरकार के पास रहता। सरकार इस काउंसिल पर नियंत्रण रखती और ये काउंसिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल रखती। सरल भाषा में इसे डिकोड करें तो इमरजेंसी के उस दौर में बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारियां हुई। जिस भी नेता के बारे में ऐसा लगता था कि ये आगे चलकर चुनौती दे सकता है
ये आगे चलकर कोई विपक्षी पार्टी बना सकता है, हर उस नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। फिर यह सोचा गया कि संविधान को बदला कैसे जाए। बदला जाएगा और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास कोई लोकतांत्रिक ताकत न बचे। और तीसरा, जब ये विपक्षी नेता अदालतों में भी जाएंगे तो अदालत भी इनकी मदद ना कर पाए, क्योंकि हमारे देश की हाई कोर्ट और बाकी की अदालतें और सुप्रीम कोर्ट भी इस व्यवस्था में सरकार की मुट्ठी में आ जाती। और बार बार मैं आपसे ये कहता हूं कि ये तो इस देश की किस्मत अच्छी थी कि इंदिरा गांधी अपने उस मंसूबे में कामयाब नहीं हुई। अगर हो जाती तो आज हमारी स्थिति बिल्कुल चीन जैसी होती, जहां एक ही पार्टी का शासन होता, विपक्ष नाम की चीज नहीं होती, लोगों के पास मानव अधिकार नहीं होते और अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी होती। आज मैं अपने साथ एक पुस्तक लाया हूं जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज, और ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इसको छापा है। और ये किताब बताती है कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और इस दौरान इस लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका थी। इस पुस्तक का विमोचन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, और ये पुस्तक बताती है कि उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या क्या किया था और कौन कौन से नए तरीके उन्होंने अपनाए थे ताकि वो गिरफ्तार ना हो और लगातार वो अपना काम करते रहें। इमरजेंसी लागू होने से सिर्फ 3 साल पहले यानी वर्ष 1972 में प्रधानमंत्री मोदी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के फुल टाइम प्रचारक बने थे, और उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 22 साल। इमरजेंसी से पहले जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ और इससे इंदिरा गांधी को राजनीतिक चुनौती मिली, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन में एक युवा प्रचारक के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह क्षेत्रीय आंदोलन था और प्रधानमंत्री मोदी की शैली बाकी के कार्यकर्ताओं से बिल्कुल अलग थी। उनके काम करने का तरीका उस समय भी बिल्कुल अलग था और वो विरोध के ऐसे नए नए तरीके अपनाते थे जिससे सरकार उनके आंदोलन को दबा ना सके, यानी वो सरकार से 2 कदम आगे चलते थे। 25 जून 1975 को जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई, उस वक्त इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ साथ आरएसएस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को भी गिरफ्तार करवा लिया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और देश भर में आरएसएस के स्वयंसेवकों और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। उस समय आरएसएस की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो इमरजेंसी के विरोध को कैसे जारी रखे, और यह काम 25 वर्ष के नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जमीनी स्तर पर बहुत गुप्त तरीके से चुपचाप आपातकाल का विरोध जारी रखा। लोगों तक ऐसे बुकलेट्स पहुंचाए, पोस्टर्स पहुंचाए और दूसरी लिखने पढ़ने की सामग्रियां पहुंचाई जिससे लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट किया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जेल और निगरानी से दूर रहें, यानी आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि नरेंद्र मोदी उस समय पकड़े ना जाएं, नरेंद्र मोदी किसी की नजर में ना आ जाएं, क्योंकि उनका सक्रिय रहना बहुत जरूरी था और अंडरग्राउंड रहकर ही इमरजेंसी के खिलाफ अपनी सभी गतिविधियों को वो जारी रखें, ऐसा आरएसएस भी चाहता था। और उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो गिरफ्तारी से बचते हुए अंडरग्राउंड रहें और अपना काम करते रहें। उस वक्त शायद ही गुजरात में कोई ऐसी जगह रही हो जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर यात्रा ना की हो या वो वहां जाकर छुपे ना हो। वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट की यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बनाई जिसका नाम था बटुक भाई, और बटुक भाई के रूप में वो दिखाते थे कि वो एक व्यापारी हैं, और एक व्यापारी बनकर वो इमरजेंसी के खिलाफ गुजरात के अलग अलग शहरों में जाते थे, लोगों को एकजुट करते थे, लोगों को बताते थे कि क्या करना है, और चुपचाप इस लड़ाई को लड़ रहे थे एक नए नाम के साथ। इसके अलावा पुलिस से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को एक बार स्वामी जी के रूप में भी प्रस्तुत किया। और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार की नज़र से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संत की वेशभूषा में रहने लगे थे। कभी संत बन जाते थे और कभी व्यापारी बन जाते थे, कभी उन्होंने एक सिख व्यक्ति का भी रूप धारण किया
और उस वक्त विष्णु भाई पांड्या समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो इनसे संपर्क कैसे स्थापित करें। यहां भी उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। सितंबर 1976 में वो एक संत बन गए और एक स्वामी जी की वेशभूषा में गुजरात की एक जेल में पहुंच गए और वहां उन्होंने जेल के अधिकारियों से कहा कि वो जेल में बंद अपने भक्तों से मुलाकात करना चाहते हैं और उस वक्त जेल के प्रशासन को यही लगा कि अपने भक्तों के साथ एक सत्संग करके ये स्वामी जी वहां से चले जाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि उस समय नरेंद्र मोदी जेल में बंद विपक्षी नेताओं और आरएसएस के नेताओं से मिलने के लिए आए थे, उनसे निर्देश लेने के लिए आए थे और इमरजेंसी का विरोध करने की रणनीति उनके साथ बात करके बना रहे थे। अब आप इस तस्वीर को देखिए जब अंडरग्राउंड रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिख व्यक्ति की पहचान बनाई, एक सरदार जी की पहचान अपनाई और पुलिस को चकमा देकर वो इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को लगातार मजबूत करते रहे। अलग अलग उनके रूप देखिए आप। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कितने सारे रूप अपने बदले हैं। कभी व्यापारी बने, कभी एक साधु बन गए, कभी एक सिख व्यक्ति बन गए। एक बार तो पुलिस उनकी तलाश करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच भी गई। गिरफ्तार होने ही वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को एक सरदार जी के वेश में देखकर पुलिस को उन पर शक नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी फिर से अंडरग्राउंड हो गए। इसके अलावा उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए एक बार एक पादरी की वेशभूषा को भी अपनाया और उसकी तस्वीरें भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, यहां देखिए। उस दौर में इमरजेंसी के खिलाफ प्रकाशित हुई पुस्तकें या पत्रिकाएं लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी एक इलाज ढूंढ लिया था। वो जानते थे कि अगर ये सामग्री डाक के जरिए भेजी गई तो ये पूरी योजना फेल हो जाएगी। इसलिए उनकी सलाह पर आरएसएस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इन पुस्तकों और पत्रिकाओं को ऐसी दुकानों पर रखना शुरू किया जहां पर लोग बाल कटवाने के लिए आते थे या कपड़े सिलवाने के लिए आते थे और उस समय ऐसी दुकानों पर चुपचाप इस तरह की पत्रिकाएं या साहित्य रख दिया जाता था। ये जो पुस्तक आज मैं लेकर आया हूं, द इमरजेंसी डायरीज, इसके पेज नंबर 50 और 53 पर लिखा है कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की बैठकों के लिए एक विशेष कोड वर्ड रखा, एक कोड नेम रखा और वो कोड नेम था चंदन का कार्यक्रम। अब आप सोचिए, आरएसएस के लोगों की जब भी कभी कोई बैठक होती थी तो बात लीक ना हो जाए, इसलिए कहा जाता था कि चंदन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो समझ जाते थे कि चंदन का कार्यक्रम का मतलब है कि आज कहीं बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अंडरग्राउंड रहकर भारत के लोकतंत्र के लिए उस समय लड़ाई लड़ी, उस कुशलता ने गुजरात के बड़े बड़े नेताओं जैसे नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, रविंद्र वर्मा और माधवराव मोले को प्रभावित किया और आरएसएस में अब उन्हें ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगी। ये वो समय था जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी और देश में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था और उसकी जगह जनसंघ हुआ करता था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अंडरग्राउंड रहकर लगातार 23 दिनों तक इमरजेंसी पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल ने खुद इस पुस्तक का विमोचन किया था और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को उस समय सब जानने लगे। और ये तस्वीर आप भी देखिए जिसमें इस पुस्तक के विमोचन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल के साथ आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए कोने में प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। इस समय उनकी उम्र 25 साल के आसपास थी। तो आखिर में हम आपसे यही कहेंगे और ख़ास तौर पर आज की युवा पीढ़ी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, अपने देश के इतिहास को भी जानिए। ख़ास तौर पर हमारे देश का ये जो काला अध्याय रहा है, इसके बारे में तो हर युवा को जानना ही चाहिए और उसके लिए आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें जो मेरे हाथ में है। और ये पुस्तक है द इमरजेंसी डायरीज़ और इसे छापा है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ख़रीद कर पढ़िए, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए। कई बार आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाना चाहते हैं, तो ये पुस्तक एक बहुत अच्छी गिफ्ट बन सकती है। आप चाहें तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को ये पुस्तक खरीद कर उन्हें गिफ्ट कीजिए, क्योंकि इससे उन्हें ज्ञान मिलेगा, इससे उन्हें अपने इतिहास को समझने में उन्हें मदद मिलेगी
और वो जान पाएंगे कि हमारे इतिहास में एक काला अध्याय भी आया था 1975 में। आप ये कल्पना नहीं कर सकते आज कि उस दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रगान की रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को अखबारों में प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसका कारण था कि इंदिरा गांधी को ये लगता था कि ये विचार भारत के लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने उनके विचारों पर ही रोक लगा दी। इनमें रविंद्रनाथ टैगोर की एक मशहूर कविता भी शामिल थी जिसका शीर्षक है, जिसमें उन्होंने लिखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हिंदी में इसका अर्थ होता है, जहां मन में डर ना हो और सिर ऊंचा हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह पंक्ति अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लिखी थी, लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि यह पंक्ति उनकी सरकार के खिलाफ भी विद्रोह को भड़का सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और यहां तक कि भगवत गीता के कुछ विचारों और उपदेश को भी अखबारों और पत्रिकाओं में छापने से रोक लगा दी गई थी। और इसका कारण यही था कि इंदिरा गांधी को डर था कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखे गए महात्मा गांधी के विचार अब उनकी सरकार के खिलाफ लोगों को विद्रोह के लिए उकसा सकते हैं, आक्रोशित कर सकते हैं। इसके अलावा उस दौर में जो फिल्में रिलीज हुई उनमें भी सरकार का काफी दखल रहता था। फिल्मों को भी एक सेंसरशिप से गुजरना पड़ा। इमरजेंसी लागू होने के बाद 15 अगस्त 1975 को मशहूर फिल्म शोले रिलीज हुई थी, जिसके क्लाइमैक्स को सरकार ने तब बदलवा दिया था। पुराने क्लाइमैक्स में ठाकुर बलदेव सिंह, जो भूमिका संजीव कुमार ने निभाई थी, जिन्हें आप ठाकुर के नाम से जानते हैं, पहले क्लाइमैक्स में ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर सिंह को जान से मार देता है, जिस पर सरकार को आपत्ति हुई। उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी पर फिल्म के क्लाइमैक्स में बदलाव के लिए दबाव डाला। इसके बाद डाकू गब्बर सिंह की पिटाई के बाद उसे पुलिस से गिरफ्तार करने का सीन दोबारा शूट करवाया गया और फिल्म में जोड़ा गया। यानी पहले फिल्म की जो कहानी थी वो ये थी कि ठाकुर गब्बर सिंह की हत्या कर देता है, लेकिन बाद में नया क्लाइमैक्स शूट हुआ जिसमें यह कहा गया कि इसमें होना यह चाहिए कि ठाकुर गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर देता है, पुलिस आएगी और गब्बर सिंह को ले जाएगी। 50 वर्षों के बाद यह फिल्म अब अपने ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ इटली में रिलीज होगी और इसमें वो सभी सीन्स जोड़े जाएंगे जिन्हें पहले उस समय की सरकार के दबाव में हटा दिया गया था। तो अब आप सोचिए, मशहूर गायक और कलाकार किशोर कुमार ने भी आपातकाल के समय मुंबई में यूथ कांग्रेस की एक रैली में गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार ने उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला के कहने के बावजूद संजय गांधी के लिए एक विज्ञापन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने और फिल्मों के प्रसारण पर बैन लगा दिया गया और यह बैन करीब 1.5 वर्षों के बाद इमरजेंसी खत्म होने के बाद हटाया गया। किशोर कुमार की तरह देवानंद की फिल्में भी दूरदर्शन पर नहीं दिखाई गई। मशहूर कलाकार देवानंद ने तब इमरजेंसी के खिलाफ बयान दिए थे और इसलिए उनके खिलाफ भी, उनकी फिल्मों के खिलाफ भी ये एक्शन उस समय की सरकार ने तब लिया था। आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि उस समय का जो दौर था बहुत खराब दौर था और उस समय जो बातें होती थीं उसकी कल्पना शायद आज आप कर भी नहीं सकते। अब हम आपके लिए अंतरिक्ष में भारत की शुभ उड़ान को डिकोड करेंगे। आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 3 दिन पूरे हो चुके हैं और यह मिशन 14 दिन तक चलेगा। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में आज कौन सा नया प्रयोग किया, आप सबसे पहले उसका ये नया और ताजा वीडियो देखिए। शुभांशु, नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में
भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। अच्छा, शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और अर्थ हमारा एक घर है, और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा, और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा, और मेरी जो सीख मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं वापस आके उसको अपने मिशन में पूरी तरह से 100% अप्लाई करके और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री अब तक एक छोटे से ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद थे, लेकिन अब ये सभी यात्री अगले 14 दिनों तक ISS में रहेंगे। ये किसी 6 बेडरूम वाले घर से भी ज्यादा बड़ा है। आप ऐसा समझिए, कोई ऐसा घर जिसमें 6 बेडरूम हैं, सोने के लिए 6 कमरे हैं, 2 बाथरूम्स हैं और एक जिम भी इसमें मौजूद है। और जो फैल्कन रॉकेट
अंतरिक्ष में गया था, ये रीयूजेबल रॉकेट है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो एक कैप्सूल कहलाता है, वो अब स्पेस में रुक गया और जो रॉकेट था वो अब वापस पृथ्वी पर लौट चुका है। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 633 अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचे हैं और शुभांशु शुक्ला वहां पहुंचने वाले 634 नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं। हालांकि इस अंतरिक्ष यात्रा में शुभांशु शुक्ला को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। गुरुत्वाकर्षण की कमी से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सिकनेस होती है। इसमें थकान, चक्कर आना और दिशा भ्रम जैसी बातें होती हैं और हर 10 में से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इसका सामना जरूर करना पड़ता है। ग्रेविटी न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के मस्तिष्क में फ्लूइड यानी तरल पदार्थ इकट्ठा होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की दृष्टि धुंधली होने लगती है। स्पेस में रहने के दौरान पहले 5 से 11 दिनों में ही अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की मांसपेशियां 20% तक कमजोर हो जाती हैं। इसका मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर दिन 2 घंटे तक व्यायाम करते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में करीब 8 दिनों का समय बिताकर आए थे और अगले 14 दिनों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी अब राकेश शर्मा का यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।